अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देखें प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, जमहूरियत का राग अलापने वाले, जमहूरियत को स्ट्रेंथ कहने वाले, आइन को मानने वाले, पार्लिमान को मानने वाले, पार्लियामेंट को किबला कहने वाले, वो तमाम सियासतदान जब पार्लिमान में पहुँचते हैं तो ना जाने उनको बलदियाती निज़ाम क्यों ख़राब लगता है, न जाने क्यों वो बलदियाती निज़ाम के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। जबकि जमहूरियत की बात करने वालों को तो ये सोचना चाहिए कि जमहूरियत की असल रूह जो है वो बलदियात है। जो लोग बलदियात से सियासत करते हुए ऊपर आते हैं उनकी पुख्तगी, उनकी मामला फहमी का लेवल ही डिफरेंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वहाँ पे ये जमहूरियत पार्टीज़ के अंदर नहीं है, तो फिर वो कैसे बलदियात पर रिलाई करें, क्योंकि जो बड़ा लीडर है उसी के बेटे ने, बेटी ने, भाई ने, बहन ने ही बड़ा ओहदा लेना है। जो मिडिल क्लास कारकुनान है उनको तो शाज़ो नाज़री ऊपर आने का मौका मिलता है। इसका इजहार खुल के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कुछ दिन पहले किया, और गो कि उसका हवाला शेर अफजल परवेज़ साहब थे, लेकिन लगभग बात यही थी। मेरा सवाल यह है कि बलदियाती निज़ाम को क्यों मजबूत नहीं किया जा रहा, और अगर बलदियाती निज़ाम मजबूत हो जाए तो शायद मसाइल जो हैं वो 75% कम हो जाए। आज मैंने बलदियाती निज़ाम के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए शहजाद मनब फारूकी साहब सीनियर तजिया कार उनको स्टूडियो में बुलाया है, और उस्मान भट्टी साहब सीनियर तजिया कार हैं लाहौर में, उनको भी मदऊ किया है। दोनों अहबाब का शुक्रिया। सबसे पहले फारूकी साहब आपसे पूछूंगा कि कैपिटल है इस्लामाबाद है, जहाँ पे पार्लिमान है, जिसको किबला और काबा कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, उस कैपिटल में एक दफ़ा तारीख़ में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं। उसके बाद से फिर बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए, और वो भी तहरीक इंसाफ की को हुकूमत से पहले का वाक़या है शायद लगभग। उसके बाद PTI की हुकूमत चली गई, PDM की चलेगी, नून लीग की भी हुकूमत को साल से ऊपर हो गया। क्या वजूहात है? मैं फारूकी साहब माजरत, आपका सवाल का जवाब लेने से पहले बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ। जी फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ। अच्छा, मसला ये है कि पार्लिमान की बालादस्ती का मंतरा या कानून और आइन की सरबुलंदी का जो नारा हम बुलंद करते हैं, वो बुनियादी तौर पर एक सीढ़ी है जिसके ज़रिए हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इक़्तिदार का हसूल करती हैं। अदरवाइज़ ना उनको जमहूरियत से कोई गरज है, ना उनको कोई पार्लियामेंट से कोई दिलचस्पी है। आपको याद होगा कि हमारे कई वज़ीर आज़म तो ऐसे ऐसे थे कि जिनको सैकड़ों दिनों के हिसाब से पार्लियामेंट में पाया ही नहीं जाता था, वो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर के दौरों पर पाए जाते थे। लेकिन असल हमारी सोच जो है वो ये है कि डिक्टेटर्स जब भी इस मुल्क पर हुक्मरान होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बलदियाती निज़ाम को तरक्की दें, चूँकि उनको लगता ये है कि वो पार्लिमान के ज़रिए वो स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर पाएंगे, और उनकी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि वो ग्रास रूट लेवल तक अपना कोई लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। उनको ये परेशानी होती है। सियासी जमातों को ये गलत फहमी होती है कि चूँकि हम तो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हमारे लोग हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इनमें से कोई सियासी जमात, कोई सियासी रहनुमा, हमारी पॉलिटिकल अशराफिया अपने हाथ में आई हुई ताकत जो है वो किसी दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है। बुनियादी तौर पर जो पंजाब असम्बली है या कौमी असम्बली है आपकी, उसका काम तो कानून साजी है, लोगों के मसले मसाइल हल करना, लोगों की चीज़ों को रिजॉल्व करना, उनको फैसिलिटेट करना तो बलदियाती इदारों का काम था। लेकिन हम चूँकि जमहूरियत का कहते ज़रूर हैं, लेकिन जमहूरियत पे हमारा उस तरह से यकीन नहीं है। हमें लगता ये है कि जमहूरियत जो है वो हमारे पर्पस जो है वो सर्व नहीं करती, इसलिए हम जमहूरियत और आइन और कानून की बालादस्ती का नारा सिर्फ वहाँ लगाते हैं जहाँ ये हमें सूट करता है। जहाँ ये हमें सूट नहीं करता वहाँ जहाँ हम फंस जाते हैं, जहाँ अवाम को साथ अंगेज, जहाँ हमें ये लगता है कि जी अवाम को साथ लेकर चलना है, तो उसके लिए फिर हम बलदियाती, जिसको किसी ज़माने में नाली मोरी की जो है पॉलिटिक्स कहा करते थे, और बड़ी हकारत से ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं इसका जिक्र किया करते थे। लेकिन असल बात यह है कि लोगों की मसाइल को हल करने के लिए जब तक आप ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, लोगों के मसाइल का बराह रास्त दुरुस्त इदराक नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनके हल करने का आपके पास कोई लाहे अमल नहीं होगा। जी ठीक। उस्मान भट्टी साहब लाहौर में हैं और पंजाब की एक वर्किंग चल रही है, और पंजाब में तो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने लेटर भी लिखे हैं, चीज़ें भी की हैं। बलदियाती इंतखाबात हो जाएंगे, और जमाती होने या गैर जमाती होने, मैं तो सुन रहा हूँ कि शायद पंजाब में गैर जमाती बलदियाती इंतखाबात हो। अगर पॉपुलैरिटी ठीक है नून लीग की, तो फिर जमाती इंतखाबात भी होने चाहिए थे। क्या कहिएगा सर भट्टी साहब? काशिफ साहब, thank you to have me in your show.
बात यह है कि नून लीग विलिंग है बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए। एक्चुअली रीजन ये थी, ये पीछे जो फ्लड का एक पूरा फेज आया तो उस सूरत में तो इलेक्शन तो नहीं करवा सके। अब इसमें आपको संजीदगी का अंदाजा इस बात से मैं करवा सकता हूं कि नून लीग ने जो लास्ट इजलास हुआ है पंजाब असेंबली का, उसमें बल्दियाती इंतखाबात का जो बिल है वो पास कर लिया गया है। मेरी स्पेशली बात हुई जो वजीर बल्दियात है ज़िशान रफीक, इस वक्त वो जो है किसी प्रोजेक्ट के हवाले से जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के हवाले से बैरून मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि हम संजीदा हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम इस साल के आखिर तक जो है वो इंतखाबात करवा दें। जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियां की थी, डिलिमिटेशंस, वो 2022 के मुताबिक हुई थी। उसके बाद जाहिर है लोग आबादी में भी हमारी इजाफा हुआ है और कुछ हल्के भी चेंज वगैरह हुए। इसलिए अब पंजाब हुकूमत इस बात का इंतजार कर रही है कि जैसे ही हल्का बंदियां मुकम्मल होती हैं और ये इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। मैं फारूकी साहब की बात से इतफाक करता हूँ और आपकी बात से भी, कि देखें जमहूरी जो रवायतें होती हैं उसमें सबसे जो खूबसूरती होती है वो यही है कि ग्रास रूट लेवल तक जो लोगों के मसाइल हैं उसको हल किया जाए। डेमोक्रेसी है क्या? बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो अब ये है कि अब ये इंतखाबात होंगे जो लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं, ज़ाहिर है वो उस तरीके से सॉल्व हो सकेंगे। और बात यह है, इस वक्त मैं आपको बताऊं, कोई भी इस वक्त पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी सियासी असर रसूख नहीं है, सिफारिश की कल्चर नहीं है। लोगों के मसाइल जो है वो जूं के तू हैं, इसको हमें ठीक। मानना पड़ेगा। नो डाउट वज़ीर आला पंजाब जो है अपने सूबे को बहुत बेहतर कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, लोगों के मसाइल जो है वो हल भी हो रहे हैं, करप्शन की भी यहाँ पर कोई ऐसी बात रिश्त नहीं है। मगर जहां तक बल्दियाती इंतखाबात की बात है, ये जरूर होने चाहिए, पूरे बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। में होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल जमातें जो है वो इस बात का राग जरूर अलापती हैं कि हम जो है वो डेमोक्रेटिक जमात है, हम लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं। मगर इस बारे में संजीदा होना पड़ेगा ताकि जो आवाम के मसाइल हैं वो फिलफोर हल हो जाए। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब, जब भट्टी साहब बात कर रहे थे कि मेरिट चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो आप ऐसे निम्मा निम्मा मुस्कुरा रहे थे क्या कहिएगा सर, और बिलखुसूस बल्दियाती निज़ाम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने शो के अंदर बुलाया और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि बल्दियाती इदारों का जो इनका मार्ज़ वजूद में आना है, ये आइन की मंशा है। आइन का आर्टिकल 140 वो ये मैंडेटरी करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि उसने जब एक बल्दियाती टेन्योर गुजर जाए तो विद इन अ पीरियड ऑफ 120 days they need to hold these local bodies election in each and every constituency, whether it comes in पंजाब, बलोचिस्तान, जहाँ पे भी आए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही, हम लोग जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, लेकिन आज तक हम सही तौर पे जमहूरी बन ना सके। हमारी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, मौरूसियत है। अगर आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब या प्राइम मिनिस्टर पंजाब बनना है तो आपको शरीफ फैमिली से होना पड़ेगा। अगर आपने चीफ मिनिस्टर सिंध बनना है तो आपको भुट्टो फैमिली या प्राइम मिनिस्टर बनना है तो भुट्टो फैमिली का होना पड़ेगा। तो उस वजह से मैं ये कहता हूँ, देखिए जब भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, वो हुआ बैरिस्टर साहब डिक्टेटर के दौर के अंदर, डिक्टेटर के दौर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, राजा परवेश साहब भी रहे, यूसुफ गिलानी साहब भी रहे। जी, मैं आता हूँ भट्टी साहब आपकी तरफ। जी, आप कंप्लीट कर लीजिए बैरिस्टर साहब। सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक मिसाल ऐसी दे। पंजाब के अंदर एक मिसाल थी दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब की, जी जी बिल्कुल। जिनको नून लीग लेकर आई, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए बेचारा चीफ मिनिस्टर बना। उसके बाद कभी सीन पे आपको नजर आया? क्या क्या कुताहियां थी, कमियां थी उसके अंदर कि सिर्फ उसकी रिप्लेसमेंट या हमजा शहबाज थे या मरियम नवाज थी। इसी तरह ही किसी मखदूम, गिलानी या राजा के अलावा भी कोई नाम उठाकर तो देखे, मुझे कोई कबायली उठाकर दिखा दे। जिस तरह सुहेल खान अफरीदी का नाम सामने आया, और वो एक लोकल बॉडीज का आदमी, एक बल्दियाती इदारे का नुमाइंदा जो काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, आज चीफ मिनिस्टर केपी के है। असल में जो हमारी दरसगाहें थी सियासत के हवाले से, वो तो थी ये लोकल बॉडीज, ये बल्दियाती इदारे, कि यहाँ से लोग पॉलिश होके आते, उनको पता होता कि लोगों के मसाइल क्या है, उनका हल क्या है। वो वहां पे मसाइल हल करते हुए जब आते लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो पंजाब असेंबलीज या आगे पार्लियामान है, तो वहां पे बैठ के वो लेजिस्लेशन उस तरह करते और आइन और कानून की मंशा के मुताबिक एक तसलसल बरकरार रहता। लेकिन आज शोमिये किस्मत
अहमद जी। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं एक लीगल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता, बिकॉज टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम करके उनको दोबारा रखा गया हुआ है और मेरा ख्याल है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वो चलेगा। लेकिन आइन का मंशा था कि आपने जैसे ही टेन्योर पूरा होना है, आपने इन कंसल्टेशन विद ऑपोजिशन आपने दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे को फुलफिल करना है। लेकिन आर्टिकल 222 जो ये कहता है कि आपने इलेक्शन ठीक, कमीशन मैं- में फिलफॉर मैं- कराना मैं है, मिस्टर साहब आपके पास दोबारा आता हूं, सर। डिस्चार्ज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं काशिफ साहब ये बात कहना चाहता हूं कि मैं समझा कि बैरिस्टर साहब को लीगल ओपिनियन देंगे। बैरिस्टर साहब दिल पे हाथ रख के बता दे कि क्या सुहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, परवेज खटक जो इमरान खान की टीम थी, उस्मान बुजदार, क्या इनका कंपैरिजन शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ से बनता है? तो ये अगर कह दे हाँ बनता है, उन्होंने अपने सूबे में बेहतरी की है, तो मैं कहूंगा कि बैरिस्टर साहब का बिल्कुल नुक्ता ठीक है। आप ये बताएं कि पिछले बट 15 साल से वहां पे केपीके में पीटीआई की बट सर- हुकूमत है और उसका कंपैरिजन आप आज मरियम नवाज से कर लें। बिल्कुल आपको ठीक। लोग खुद भट्टी बता साहब, आपका देंगे पॉइंट आ कि गया। आपकी भट्टी साहब, सूरत भट्टी साहब, हाल क्या है आपका- और केपीके की सूरत हाल क्या है। सर, आपका पॉइंट आ गया। क्योंकि फारूकी साहब आपने कहते हैं, फारूकी साहब, भट्टी साहब कहते हैं कि बैरिस्टर साहब की जगह मैं जवाब देने को तैयार अच्छा हूं। नहीं, मैं तो पहली बात तो ये करूंगा कि हम सिस्टम और जमहूरियत से हट के हम शख्सियात पर बात करने पे आ गए हैं। मेरा ख्याल है शख्सियात पर बात करना उस तरह से मुनासिब नहीं है, हमें अपने सिस्टम को ठीक करना है। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ फारूकी साहब की इजाज़त से। इसमें अलमिया ही ये है इस सारी गुफ्तगू का कि हमारी जो जमहूरियत है वो शख्सियात के गिर्द घूमती चले है। मैं उसको एलेबोरेट करने ही जा रहा था। पहली बात तो ये है, मैं गुजारिश करूं कि जो बल्दियात आपने बैरिस्टर साहब ने एक नुक्ता उठाया, उसका जवाब तो ये है कि हमने जो नर्सरी थी जमहूरियत के हवाले से या सियासत के हवाले से, वो 3-4 चीज़ें हैं। एक आपके बल्दियाती सिस्टम है, दूसरा आपका ट्रेड यूनियन है, तीसरा आपका स्टूडेंट यूनियन है। आपने अपनी वो बेस ख़त्म कर दी जहाँ से लोग दर्जा बदर्जा तरक्की करके आगे आते, जेन्युइन लोग होते जो अपनी सियासी स्ट्रगल के ज़रिए लोगों को इंस्पायर करते, लोग उनके पीछे लगते और वो फिर सिस्टम का हिस्सा बनते, उनको लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा होता और फिर वो सिस्टम को ठीक करते। हमने हमेशा से अपना सिस्टम पैराशूटर्स के हवाले कर रखा, तो हमने उस बुनियाद को ही ख़त्म कर दिया। हम सिर्फ ये चाहते थे कि फ़लाने गेट की फ़लानी जो गमले की पैदावार है उसको ही हमने आगे चलाना है। ये होगी एक बात। भट्टी साहब ने एक बात की, वो फरमाते हैं कि जी वो चूँकि 2022 में हुई थी तो 2023 में हुई थी। भाईजान बात ये है कि आइन सीधा सीधा कहता है इतने साल बाद आप इलेक्शन कराएंगे, इतने दिनों में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन काय के लिए बनाया है? उसको काय के लिए हम फंड्स देते हैं, काय के लिए इतना। वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, हम इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं करा सकते, हम बल्दियाती इलेक्शन, हाँ जी हल्का बंदियाँ। ओ भाई क्या बातें आप कर रहे हो? आप किसी को बताओगे, लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि आप किस तरह के बहाने, ये तो लेम एक्सक्यूज़ है कि आप किसी आईनी फर्ज से बचने के लिए आप इस तरह के बहाने। एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि एक तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी वो हल्का बंदियाँ और वो जी आबादी बढ़ गई और तीसरी बात, अगर आपने शख्सियात पर ही मुकाबला करना है और शख्सियात की, तो मेहरबानी करें कौम को इस अजाब में ना डाला करें। बड़े पैसे लगते हैं, बड़ी एनर्जी लगती है, आप पर्चियाँ डाल लिया करें, जिसके नाम की पर्ची निकला करे उसको आप सिस्टम चलाने दिया करें। फिर जब कभी हमारी किस्मत में होगा तो कोई अच्छी पर्ची निकल आएगी, नहीं तो ये जो म्यूजिकल चेयर है ये चलता रहेगा। मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। बैरिस्टर साहब, आप पर्ची सिस्टम के हक में हैं या बल्दियाती सिस्टम के हक में हैं? सर देखिए, भट्टी साहब ने जो बात की, आबादी बढ़ गई, डिलिमिटेशन होती है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, इनका इरादा ही नहीं है जी। इनके पास ग्रास रूट लेवल के ऊपर वोट बैंक नहीं है। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन, पहले भी तो उनकी हुकूमतें रही, कभी देखा आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन, लोकल बॉडीज के जो इंस्टीट्यूशन इन्होंने स्टैब्लिश किए हों? कभी भी नहीं किए। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि आप खुदा रहे इस मुल्क को आइन की मंशा के मुताबिक चलाएं। आइन अगर आपके ऊपर ये पाबंदी लगाता है कि आपने बल्दियाती इदारे बनाने हैं तो उनको बनाएं, जो भी आता है एक उसको फिक्रा आने दें। बैरिस्टर साहब आपकी जमहूरियत इजाजत को इस मुल्क के अंदर से आइन की पनपने दें। मंशा, आइन के जमहूरियत जब अमीन इस तय मुल्क के करेंगे अंदर कि आइन की पनपेगी, मंशा क्या है। जी, फारूकी साहब ने जमहूरियत जब इस मुल्क के अंदर पनपेगी तो देखिएगा इसके अंदर रिफाइनमेंट आती जाएगी, बिल्कुल ठीक। आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होता जाएगा और ये बेहद जरूरी है। मैं इंग्लिस्तान 5 साल रहकर आया अपनी तालीम के दौरान, मैंने वहां पे 2 लोकल बॉडीज इलेक्शन देखे और वहां पे आप अंदाजा करें कि जो फ्लैग ऑफ द स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड मेयर लगा सकता है, जो लोकल बॉडीज का वहां पे एक
काउंटी का हेड है, या वहां पे प्राइम मिनिस्टर लगा सकते हैं, और किसी को अलाउड ही नहीं है। तो असल तो सियासी इदारे, जमहूरी इदारे लोकल बॉडीज के साथ हैं, ठीक। और वो सारे के सारे अपने जो काउंटी है उसके अंदर स्पेसिफाइड काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने काम ही सारे बिगाड़ दिए। हम कहते हैं एमपीए नाली बनाएगा, एमपीए सड़क बनाएगा, एमपीए स्कूल बनाएगा, एमपीए रोजगार देगा, हालांकि ये उसका काम ही नहीं था। ये तो लोगों बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक का बैरिस्टर साहब। काम था, उनसे उनका काम छीन लिया गया, मुल्क तबाही की तरफ चला गया। बिल्कुल ठीक बैरिस्टर साहब, आपको पॉइंट आ गया। मैं भट्टी साहब आपके पास वापस आता हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे कि ये बलदियाती निज़ाम जो है ये कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, और हर्डल्स कहाँ पे है, इस सब पे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मेरा सिर्फ इसमें एक चीज़ क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है सर, जब से ये कैपिटल बना है पूरी तारीख में एक दफ़ा बलदियाती इंतखाबात हुए हैं सर, और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत में कहा गया कि हम इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ाना चाहते हैं, यूसीज बढ़ाना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा हम सीटें बढ़ाना चाहते हैं, फिर ये करते हैं। हाई कोर्ट के तवातर ऑर्डर के बावजूद काबीना ने रास्ता नहीं दिया। सो मच सो सिंगल बेंच हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि 120 दिन में आप बलदियाती इंतखाबात करवाइए, बजाय उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने के अब उसके खिलाफ डिवीजनल बेंच में पटिशन गई और उन्होंने वो फैसला मुअत्तल कर दिया। सर, इस्लामाबाद में बलदियाती निज़ाम नहीं खड़ा हो पा रहा, नहीं इलेक्शन हो पा रहे, कई साल गुजर गए, क्या कहिएगा सर? आशिफ साहब, मैं आपकी बात से, बैरिस्टर साहब और फारूकी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। मैंने तो ये कहा। बिल्कुल ठीक। बात हुई जब थोड़ी सी बात हुई शख्सियात की, और मैं उस पर थोड़ा सा मैंने अपना इनपुट दिया कि बात यह है कि शख्सियात की बात हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। हमें बात जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की करनी चाहिए। बड़ी बात मगर करनी मैंने चाहिए, ये ठीक। कहा कि जो जो बेहतरी पंजाब में हुई है, क्या मुझे बताएं कि उसका तीनों सूबों से कंपैरिजन है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ले लें, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की आप उनका सेटअप ले लें, हेल्थ का ले लें, एजुकेशन का सिस्टम ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम ले लें, कि बेहतरी आई है। वहां पर जितने सालों बट से सब एक हुकूमत है, जिमनन सवाल सिंध करना में चाह रहा हूँ आपकी पीपल्स इजाजत पार्टी की से। हुकूमत है। बट सब एक जिमनन सवाल करना चाहूँ आपकी इजाजत से। तरक्की हुई, मामलात हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, मैं खुद इस बात का कन्विंस हूँ कि डिलीवरी हो रही है, क्यों टाइम लगेगा, लेकिन क्यों गैर जमाती बलदियाती इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया गया? शेर, तीर और बल्ले के निशान के ऊपर बलदियाती इंतखाबात में जाना चाहिए था, क्या ख्याल है सर? देखें, बात यह है कि जो भी सियासी जमात डिलीवर करे उसको ही लोग पसंद करते हैं। मगर अब एक लोगों ने इसको गैर जमाती तौर पे इंतखाबात करवाए या जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होते हैं। बात यह है कि जो डिलीवर करेगा लोग उसको पसंद करते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि पंजाब में जो रूट्स हैं, नून लीग की ऑलरेडी रूट्स थी, जाहिर है, जहां पर चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ भी रहे, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी रहे, अब 45 साल की लेगेसी सर, 35। मगर अब उनकी जो सूरत हाल है, अगर उनकी लेगेसी रही है तो कोई इसको चैलेंज कर सकता है अपने काम से। अगर बुजदार चॉइस है, बुजदार ने पंजाब की बेहतरी की, तो मैं समझता हूं कि हमें उसके गुण गाने चाहिए। अगर उसने पंजाब की तबाही की तो हमें आवाम को बताना चाहिए कि इमरान खान की क्या चॉइस थी। इमरान खान की चॉइस अली अमीन गंडापुर भी थी, आपने उसका केपीके का हाल देख लिया। आपने अब सुहेल अफरीदी को लगाया। अब ये तो वक्त बताएगा कि सुहेल अफरीदी साहब क्या वहां पर डिलीवर करते हैं। उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं वफाकी हुकूमत ने कि भाई आप अपनी फोर्स को बचा लो। आपने 15 साल में, चलो ये तो खटका रहा है, मैं समझता हूँ ये फटी हुई गाड़ियां हैं, आपने कौन सी उनको नई गाड़ियां लेके दे दी हैं? आपने वहां पर लोगों को शहीद करवाया, आपने अपने लोग जो कारकुनान थे उनको पकड़वाया, आप उनके पीछे नहीं जाते हैं, बातें आप आइडियल करते हैं। भट्टी साहब, हम इस तरफ अगर जाएंगे ना, शहीद, कारकुनान, फायरिंग, ये वो, तो हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे, फिर गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी। इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा आने वाले दिनों में, आपको ही बिठाऊंगा, बैरिस्टर साहब को, फारूकी साहब को। फारूकी साहब, आप कोई जवाब देना चाह रहे हैं भट्टी साहब गुफ्तगू का? नहीं, मैं तो सिंपली एक बात करना चाह रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी हो, उस्मान बुज़दार हो। उस्मान बुज़दार मुझे पसंद नहीं है, नॉट आइडियल चॉइस। हो सकता है मैं सुहेल अफरीदी के हवाले से भी इत्तफाक ना करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जिस जमात को मैंडेट मिला है वो काले चोर को लगाएं।
मैं और आप कौन होते हैं उस पर बात करने वाले? अगर हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उसको काम करने दें, वो एक्सपोज हो जाएगा, उसके बाद वो फारिग हो जाएगा। मसला ये है कि हम किसी को एक्सपोज नहीं होने देते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जी हम इसका कंपैरिजन उससे कर लें। फारूकी साहब मेरी गुजारिश है जी जनाब। बसाद एहतराम, जमहूरियत की बात करेंगे, जब पार्टियों में जमहूरियत नहीं होगी, मुझे ये बताइए, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ का स्ट्रेचर बड़ा है या मरियम बीबी का? एतजाज़ एहसन, रज़ा रब्बानी का स्ट्रेचर बड़ा है या बिलावल साहब का? सर क्यों नहीं इन लोगों को जिनको आपने कारकुनार बना के रखा हुआ है, इनको क्यों नहीं मनसब आपने देते? ओ भाईजान, आप देखें ना, नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी। आप अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं। आप तो वर्कर्स को जो है वो ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। कौन सा वर्कर? ओ भाई, ये सारे जो सारे के सारे हैं, ये कनीज़ और ग़ुलाम हैं जो साइड पे खड़े होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे वो पंजाबी या उर्दू फिल्मों के पीछे वो कोर्स का गाना होता है, तो वो पीछे आहो नी आहो वाला एक स्टाइल चलता है। तो ये सारे आहो नी आहो हैं। आप इसको कुछ ज़्यादा संजीदगी से ना लें। जिस तरह की जमहूरियत है, उसी तरह के लोग हमारे ऊपर जाते हैं, और जो नीचे रहने वाले हैं उनका मुकद्दर नीचे लिखा गया है। अब वो उस मुकद्दर को वो खुद चेंज कर। देखिए, ये अब शाहिद खाकान अब्बासी की आपने बात की, उसको क्या मसला है? उसने कहा कि मैंने पहले कह दिया था कि मैं नेक्स्ट जनरेशन के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं हूँगा। चौधरी निसार का क्या मसला था? उनके यही मसाइल हैं कि वो जो बच्चे कल के उनके सामने आए हैं, वो उनके पीछे नहीं खड़े हो सकते। तो ये आप खुद चूज करते हैं कि आपने पीछे खड़े होना है या अपना रास्ता लेना है। तो उसके लिए आपको अपनी सियासी बसीरत पे जो है वो यकीन होना चाहिए। बैरिस्टर साहब, आपकी पार्टी में यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर तो ये सिनेरियो नहीं है मौरूसियत वाला? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अलीमा खान साहिबा की जो पॉलिसीज़ है वो इन्फोर्स हो रही हैं। और दूसरा ये, इस पे भी गुफ्तगू कीजिएगा कि पंजाब में बलदियाती इलेक्शन जब भी हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जब भी हो, तहरीक इंसाफ फुल स्विंग के साथ उसमें हिस्सा लेगी, वट एवर वो गैर जमाती और या जमाती हो। बल्कि अब तो गैर जमाती होंगे, जमाती तो होंगे नहीं। सर लेकिन काशिफ साहब, एक चीज़ तो जो भट्टी साहब ने आगे बात की, मैं उससे थोड़ा सा इतफाक नहीं करूंगा। और जिस तरह उस्मान बुज़दार की बात कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से, तहसील नाज़म के इलेक्शन से, इस नर्सरी से ऊपर आया था। हमने उनको मौका दिया और हम उनकी तारीफ के अंदर कसीदे नहीं पढ़ते। भट्टी साहब, अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन कम से कम हम मौका तो देते हैं वर्कर्स को। हम कहते हैं कि भाई आगे आए। और जिस तरह लोकल बॉडीज इलेक्शन है, काश आज भट्टी साहब, मैं, फारूकी साहब बैठ के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट नाज़म्स की कारकर्दगी को यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते, ना कि चीफ मिनिस्टर पंजाब या चीफ मिनिस्टर केपी को, क्योंकि हम लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और फिर बात ये आई कि लोकल बॉडीज के जो आपने आगे बात की, मौरूसियत आप देख लें किन सियासी जमातों के अंदर है आज। जिस तरह पहले मेरे भाई फारूकी साहब ने बात की कि शाहिद खान अब्बासी ने कहा हम हाथ बांध कर पीछे नहीं खड़े हो सकते। हम लोगों का एक स्टेचर है, हम लोग नीचे से ग्रास रूट लेवल से आए हैं, और आज एक स्काई लैब हमारे पे गिरा दिया जाए और कहे कि इनका आपने सारा हुक्म मानना है, तो हम नहीं मानेंगे। यही तो बुनियादी शिके हैं जमहूरियत की, यही तो बुनियादी असूल है जमहूरियत के कि अगर एक आदमी, आप जाकर देख लें ना, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज इंग्लैंड के अंदर देख लें, अमेरिका के अंदर देख लें, ये सारे के सारे लोग जो है अपनी स्टेट्स के अंदर से नीचे से उठ के आए थे। किसी ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन लड़े, कोई लॉर्ड मेयर बना, कोई जो है बाद में उसके बाद जो है वो एमपी बना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बना। तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं? और वो बड़ा अच्छा एक पॉइंट आउट किया गया था कि जो दरसगाहें थी, जिस तरह स्टूडेंट्स यूनियन थी, ट्रेड यूनियन थी, उनको फिलफौर बहाल करना चाहिए। असल ग्रास रूट लेवल वो है, जो बंदे वहां से सियासत सीख कर आते हैं, वो आकर फिर अपनी यूनियन काउंसिल लेवल पे करते हैं, यूनियन काउंसिल से डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंस में जाते हैं, और फिर जाकर पार्लियामान की बारी आती है। आज हमारी पार्लियामान परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही? बुनियादी वजह क्योंकि वहां पे वो ग्रूम किस्म के पॉलिटिशियंस आ ही नहीं पा रहे, जिनकी ट्रेनिंग हो। सिर्फ खानदानियत है, मुरूसियत है, चाचा था, बाबा था, बाप था, दादा था, उसका पोता है, पूरी पार्लियामान को उठाकर देख लें। मुझे बता दें कोई एक शख्स जो एक आम घराने से ताल्लुक रखता हो, वो इस पार्लियामान के अंदर इस वक्त मौजूद हो या पंजाब असेंबली के अंदर मौजूद हो। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन आपको मिलेगी। आपको पॉइंट आ गया, बैरिस्टर आपको पॉइंट आ गया। भट्टी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? सर बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि आज की पार्लियामान कुछ नहीं कर रही। मैं हैरान हूं कि बैरिस्टर साहब, आपकी आज की हुकूमत का पूरी दुनिया में डंके की चोट पे नाम बज रहा है। आपको दुनिया के सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है
वो मैं कह दूसरा रहे आता हूँ हैं की कि वी तरफ। रियली अप्रिशिएट यू शहबाज शरीफ, वी रियली अप्रिशिएट यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, आपका दिफाई सिस्टम हो, आपका मुआशरत का सिस्टम हो, आप किस तरह मानेंगे कि आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है? मैं बस समझता हूं कि अगर आपका क्राइटेरिया बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान जेल से फौरी बाहर आ जाए और फौरी तौर पर आके जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ जाए, शायद आप लोग फिर सेटिस्फाई हो सकेंगे। ठीक है, आपका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मगर हमें हकाइक को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कि आज देखें कि आपके मुल्क में बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ रही है, भट्टी साहब, आपको पूरी इस्लामी ममालिक के जो सरकार है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट को क्रेडिट जाता है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक वर्थ बनाई है। जी बट साहब, फारूकी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो आपने कहा पार्लियामान कर रही है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल कर रही है। मसलन वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पास की, जिस तरह से की सारी दुनिया ने देखा। अब 27वीं आने जा रही है, वो भी हम देखेंगे। पंजाब ने कहा कि गैर जमाती इंतखाबात होने चाहिए। हम क्रेडिट क्या ले रहे हैं? ट्रंप क्या कह रहा है? वो उसने फलां की तारीफ कर दी, इसने, उसमें कोई शक नहीं है भाई कि इन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है, आप कभी बताते हैं मईशत बेहतर हो गई, ज़र मुबादला के ज़खायर ठीक हो गए, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, नीचे चली गई, आम आदमी को क्या मिला है? उसकी ज़िंदगी आसान हुई है या मुश्किल हुई है? सिर्फ एक बुनियादी सवाल है। और सारी की सारी सियासत और सारी की सारी सियासी जमातों को इस पर गौर करना चाहिए कि जब तक आम आदमी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, लोगों के मसले हल नहीं होंगे। आप मुझे जो मर्जी बताते रहें कि ट्रंप और प्यूटन ने मिल के कंधे पे उठा लिया शहबाज शरीफ को और ये कर दिया और वो कर दिया, आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। आपकी स्टॉक एक्सचेंज 2000 छोड़ के 2 लाख 2 करोड़ पे चली जाए, अगर आम आदमी के मसाइल हल नहीं हो रहे, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, उसको खाने को रोटी नहीं मिल रही, तो मेरे नज़दीक इस सारी जो आपके ऑप्टिक्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी कहते रहे, आम आदमी आपका इस बयानिए को इसीलिए नहीं बाई करता और इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। नहीं देखिए, जो बात भट्टी साहब आपने की या आपने की, देखिए मेरा गुजारिश ये है कि जो भी पाकिस्तान को का नैरेटिव है या पाकिस्तान को इंटरनेशनल दुनिया में एक स्टैंड मिला, उसके पीछे उन तमाम लोगों की एफर्ट्स है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी हुकूमत दी, एटमी तौर पे मुल्क को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद उसका दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। मेरा तो सवाल ये है कि सर, आप आवाम को आसूदा हाल करने के लिए जब तक बलदियाती निज़ाम को उसके असल वजह से असल सूरत में जब तक आप उसको नहीं करते, उस वक्त तक भट्टी साहब आवाम जो है वो आसूदा हाल नहीं हो सकती। अब जो पंजाब में देखिए, इस्लामाबाद की सूरत तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे भी नून लीग की हुकूमत है, नहीं बलदियाती इंतखाबात होने दिए जा रहे, जिम्मेदार हुकूमत है और कोई नहीं है। पंजाब में आप कन्विंस हैं कि जो बलदियाती इंतखाबात होंगे उसके बाद जो गली महलों में लोगों की जो है वो आसूदा हाल होंगे लोग? भट्टी साहब। काशिफ साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो सियासत का हुस्न है। लोगों के मसाइल जो है वो लोकल लेवल पे हल होने चाहिए। लोगों के मसाइल जो के तू हैं, बेहतरी आने की जरूरत है। मैं फरूकी साहब की बात से भी इत्तेफाक करता हूं, आइडियल सिचुएशन नहीं है, मगर सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बैंक का जो इंटरेस्ट रेट कहां पर, बैंक स्टॉक एक्सचेंज का 32% रेट पे आज देखिए उसको कुछ सिंगल डिजिट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर का जो रेट था उसको मुस्तहकम किया गया। सूरत हाल आइडियल नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन है। आप कभी, मैं अभी रिसेंटली अमेरिका और यूके से आया हूँ, वहां पर भी लोग परेशान है महंगाई की वजह से, मगर चीजों को टाइम लगता है बेहतरी में आने के लिए। हमारी ये जो हेल्दी डिस्कशन है, जाहिर हम चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, बेहतरी आएगी। मगर हमें उन चीजों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीजों की अगर बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कहना चाहिए भट्टी साहब, हम हमारे मुल्क का वजीर आज़म हम बतौर तालिब इल्म जर्नलिज्म के, हम अगर अपनी अपनी तजावीज़ दें तो आप अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देते हैं कि वफाक हो या पंजाब हो, बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, बलदियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। यस सर, काशिफ साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और नून लीग भी इस चीज पर एग्री है। अभी आपने राना सनाउल्लाह जो सीनियर इनके नून लीग के कायद हैं, रहनुमा हैं,
उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और मरियम नवाज शरीफ जो वज़ीर पंजाब हैं वो चाहती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में हो। इवन कि मैंने आपको ये कोट किया कि जो वज़ीर बल्दियात हैं पंजाब के ज़िशान रफीक, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भट्टी हमारा साहब होमवर्क आपकी गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से दरखास्त इस्लामाबाद के लिए भी डाल देना सर। असल मसला ये है भट्टी साहब कि आपकी सरकार दरबार तक रसाई है, हम लोग तो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात की भी दरखास्त कर देना सर। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ जो है आपके ज़रिए शायद कहीं सुनी जा रही हो, तो लोगों के मसाइल ये हैं कि उनको निचले लेवल पर हल करने की ज़रूरत है। अगर हम जो सिस्टम बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर सिस्टम हमारी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। हम सब मिलके पहले सिस्टम बनाते हैं, फिर सिस्टम की हिफाजत करते हैं। जब सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर उसके बाद सिस्टम हम सब की हिफाजत करता है। हम सिस्टम को बनने नहीं दे रहे। पिछले 78 साल से हम यही खेल खेल रहे हैं, हम सिस्टम को बनने नहीं दे रहे। चले बल्दियात पे आ जाते हैं। भट्टी साहब, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में भी आप अपने इनपुट देना सर, आपकी गुफ्तगू सुनी जाती है कहीं ना कहीं। काशिफ साहब, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के हो, इस्लामाबाद के हो, केपीके के हो, मैं आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाता हूँ। और सहाफी जो है वो इस चीज को पसंद करता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। डेमोक्रेसी होगी तो आपको पता है इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया होगी। बिल्कुल। बात यह है कि फारूकी साहब की आवाज हो या आपकी राय हो, और जो सियासतदान है वो सहाफियों की आजाद राय को पसंद करते हैं। बायस्ड राय को कोई भी जो है सियासी पार्टी हो या डिक्टेटर हो वो पसंद नहीं करते। हमारी जो एक डिस्कशन है वो यही है कि बात ये, अगर बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो सियासी स्ट्रक्चर भी पार्टीज का मजबूत होता है, क्योंकि हर काम एमपी एमएनएस नहीं करवा सकता। कुछ काम वो होते हैं जो लोकल लेवल्स पे होते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, बिलीव मी काशिफ साहब, मैं कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, ना बटरिंग कर रहा हूं, कि इस वक्त पंजाब में सिफारशी कल्चर जीरो है। जो भी किसी इलाके में हल्के में काम होना होता है, इस पे एग्री करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं सर इस पे, बिल्कुल, इस पे कोई शक। फारूकी साहब, आखिर में आप क्या कहेंगे? उसका सर्वे करवाया जाता है, बिल्कुल, उस सर्वे करवा के उसके फंड्स जारी किए जाते हैं और फिर चेक किया जाता है कि क्या ये काम हुआ है कि नहीं हुआ पंजाब में, और इसका क्रेडिट जाता है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ को। बिल्कुल ठीक। मैं कहता हूँ जी, क्रेडिट आप भी ले लें, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी ले लें, और शहबाज शरीफ साहब भी ले लें, और जनरल आसिम मुनीर का तो क्रेडिट है ही है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ कि सिस्टम बना लें, सिस्टम को चला लें। हम लोगों के आगे तमाशा बन गए हैं, पूरी दुनिया के आगे चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाते हैं, चीज़ों को बनाने की तरफ जाते हैं। एक दूसरे के ज़ाती इंतकामात को छोड़ के हम बतौर कौम आगे बढ़ने का कोई रास्ता निकालें, ताकि हम अक़वाम आलम में सर उठा के खड़े हो सकें और आगे तरक्की की तरफ बढ़ सकें। हमारे लोग आज भी उसी मसले का शिकार हैं जो 1947 में उसके मसाइल। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर फारूकी साहब आपका, उस्मान भट्टी साहब आपका, और बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारे शुरा की गुफ्तगू सुनी। बल्दियाती निज़ाम इस्टेब्लिश होना चाहिए। जब तक आवाम को आसूदा हाल नहीं करेंगे और उनके ग्रास रूट लेवल पर आसूदा हाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुकूमती पॉलिसीज़ का नहीं आएगा। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रंप साहब की जानिब से मोदी साहब को एक वार्निंग दी गई है कि पाकिस्तान के साथ किसी सूरत जंग नहीं होनी चाहिए। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि ट्रंप साहब की जानिब से मोदी को कहा गया है कि किसी सूरत भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी। और फिर एक ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो किसान हैं भारत के, उन्होंने जब एहतजाज किया तो उसके बाद 1 लाख किसान जो हैं वो ख़ुदकुशी कर चुके हैं। ये मोदी की वो पॉलिसीज़ होंगी, मौशी पॉलिसीज़, कि वो अपने अंदरूनी मामला को ठीक करने के बजाय उसको हर टाइम फिक्र है कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज कैसे करवानी है। और फिर बलोचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। फितरतुल ख्वारिज के जो लोग हैं उनके ऊपर मुसलसल क्रैकडाउन जारी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिप्यूट हैं, वो उनको पीछे से मज़ीद ख्वारजी जो आते थे, सप्लाई चेन जो आती थी, वो भी कट ऑफ हो गई है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर हामिद अल मशरकी, वो भी शरीक गुफ्तगू हैं। दोनों अहबाब को खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, ये यकायक ट्रंप साहब की तरफ से बयान आना कि किसी सूरत पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, मोदी साहब को ये कहना, क्या मोदी की कोई ऐसी इंटेंशन लगती है आपको सर? क्योंकि नवंबर में इलेक्शन भी तो है ना सर।
बहुत 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 शुक्रिया काशिफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आखिरी बात तो आपने, पहली बात तो आखिर में आपने कह दी कि नवंबर में इलेक्शन है और 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक इलेक्शन है और बिहार के इलेक्शन है। 243 सीटें हैं बिहार के अंदर, जो हर हाल में ये नरेंद्र मोदी और योगी जो है वो मिलकर जीतना चाहते हैं। और उसके अंदर इन्होंने बहुत सारे जो इलेक्शन फ्रॉड है वो पहले ही कर लिए हैं, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने और कांग्रेस की लीडरशिप ने बहुत एक्सपोज किया है, बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अब बात यह है कि इंडिया के अंदर एक वतीरा रहा है और जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है वो वतीरा ये रहा है कि जब भी इलेक्शन आए तो पाकिस्तान रिटॉरिक, पाकिस्तान एनिमोसिटी, इसके ऊपर बेस करके आप इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। अब सिर्फ बात यहाँ नहीं रुकती है, बात कल जो है तो 2 दिन पहले इंडिया का जो अपना डीजीएमओ है लेफ्टिनेंट जनरल गानी, उसने कुछ वो अपना बाहर के सफीरों को और मिलिट्री एडवाइजर और मिलिट्री डिफेंस अटैचीज को बुलाया था और वहाँ उसने एक ब्रीफिंग दी है जिसको उसने 1989 से शुरू किया कि 1989 से जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जनरल जोशी ने वहाँ पे ट्रुप्स की तादाद बढ़ाई, उसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल बनाई गई। तो बात यह है कि उसके अंदर कहते हैं कि इतने टेररिस्ट के ऑपरेशन हुए, इतने हमने कंट्रोल किए। तो सवाल ये पैदा होता है, वहाँ से लोगों ने पूछा कि अगर सब कुछ किया तो अभी तक कश्मीर में सूरत हाल जो है वो स्टेबल क्यों नहीं हो चुकी है? तो उसका जवाब उसके पास नहीं था। उसके बाद एक चीज उसने कही, आपको याद है, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की तरफ पे एक ड्रामा किया था जिसमें कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। अब उस सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर जब उस डीजीएमओ ने बयान दिया तो उसने उस दौर का तो उसने कहा जी बॉर्डर के ऊपर कोई थोड़ी सी स्क्रिमिश हुई थी, बॉर्डर पे 0 लाइन के लेवल के ऊपर, यानी इंडिया के उससे पहले जो डीजीएमओ ये कह चुके हैं कि जी हमने वो यहाँ पर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, जिसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है क्योंकि भारत में बहुत सारे डिफेंस जो लोग सवाल रखने वाले लोग हैं, जो समझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने सिवा सवाल उठाया देगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स का तो पैरामीटर ही डिफरेंट होता है। तो ये चीजें जो वहां से भारत से उठ रही हैं और उसके ऊपर बेस करके उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हम करेंगे और उसके साथ साथ वो अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा वो मुनाफी, उस मुनाफी को मिला के वहां बिठा लिया अपना भारत के अंदर, उसके साथ एक हफ्ता शुनबुन करते रहे। उसको वो विवेक इंटरनेशनल जो उनका थिंक टैंक है उसकी इन्विटेशन पे बुलाया था, उस थिंक का चेयरमैन जो है अपना वो अजीत कुमार डेविल रहा है, उससे वो साजबाज करते रहे और उसके बाद उसको ले गए देवबंद में और देवबंद में कहा कि लोगों को कहा कि हम देवबंद मदरसे में ले जाके जो देवबंद के उलमा है उस मदरसे में उससे इसको फतवा दिलाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करो। अब उसके बाद आपने देखा कि जो 12 जो सरहदों के ऊपर जो एकदम जो लड़ाई हुई, उसने मैसेज भेजा गालिबन ट्रंप को कि इंडिया अब एक दूसरे तरीके से लड़ाई करने जा रहा है या वो पाकिस्तान के साथ दूसरे तरीके से दहशतगर्दी के तौर पे जो है वो इशू को उठाता जाता है। आपको पॉइंट आ गया, उस पे बेस करके ट्रंप ने जी ठीक, आपको पॉइंट आ गया सर। डॉक्टर साहब, सर आप भी यही समझते हैं जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि ट्रंप साहब को ये अंदेशा मौजूद है कहीं ना कहीं कि शायद मोदी जो है वो दोबारा अटेम्प्ट कर सकता है पाकिस्तान की तरफ? देखिए काशिफ, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ऑब्वियसली CIA के पास भी हैं। पिछले कुछ 2-3 महीनों के अंदर जब से मोदी के साथ जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शक्ल में जिस अंदाज में भारत को धूल छिटाई है, उसके बाद उनकी शर्मिंदगी, उनकी आवाम के अंदर जो उनको रिएक्शन देखना पड़ रहा है, इलेक्शन उसके हारने के किनारे पे आए, वो सारी सूरत हाल के अंदर उसकी बड़े उनकी जो कोशिश है वो यही थी कि पाकिस्तान के साथ एक बार फिर जो है वो एक ऑपरेशन सिंदूर 2 नाम की कोई चीज करके खुद को मजीद जलील करवाया जाए, ख्वार कराया जाए। उनका तो यही इरादा है। लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ा वाजे अपना पैगाम भी दे दिया कि हमारा इस बार जो है वो रिएक्शन जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। अगर इस बार छोटी सी भी शरारत होगी तो हम इसको मुकम्मल सबक सिखाएंगे। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर एक दे दिया कि अगर जुग्राफियाई हदूद बदली जाएंगी तो वो इंडिया है जिसकी जुग्राफियाई हदूद जो है वो सुकड़ जाएंगी, यानी छोटी हो जाएंगी, यानी तकसीम हो जाएगा। ये एक ऐसा पैगाम है जो कि मेरा ख्याल है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा करता है। मोदी का हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो किसी न किसी तरह
इलेक्शन के करीब आवाम को एंगेज करे, पाकिस्तान के साथ नफरत को उभारे, वो सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये बात बड़े मौके पे कही गई है। बिलाशुबा एक पूरी तैयारी कर रहा है भारत, और पाकिस्तान भी पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये पैगाम जो है, इसके बाद अगर कोई इंडिया की तरफ से शरारत हुई तो फिर उसको इंटरनेशनली भी एक रिएक्शन देखना पड़ेगा, और पाकिस्तान भी उसका भरपूर जवाब देने को तो तैयार है ही है। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक मामला हुआ, इसके पीछे असल वजह ये थी फितरतुल ख्वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल करना था, ताकि पाकिस्तान में मज़ीद इंसर्जेंसीज़ के वाक़यात हों, और वो सप्लाई चेन काट दी गई। जहाँ पे कोई टोली, कोई कट देखते हैं, पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करता है, जैसे आज दालबदीन में हुआ। सर, ये फरमाइएगा कि इस सिचुएशन से भारत सफोकेट होगा, अबूरी जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है वो सफोकेट होगी, जो कि हमारा उनसे मुआहिदा हो गया, लेकिन इस सारे मामले को लेके भारत किसी और जगह से कोई शरारत कर सकता है सर? आशिफ, पहले तो ये इंसर्जेंसी नहीं है, पहले तो ये इसकी का थोड़ी सी तस्दीक कीजिएगा। ये दहशतगर्दी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी एंड द आउटवर्ड टेररिज्म। ठीक। जिस तरह ये टेररिज्म है, इसकी जो बेसिस फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान जो है, उसका आपको पता है, उसकी बेसिस उन्होंने अपना सो कॉल्ड रिलीजन, रिलीजियस थॉट जो उनके अपने हैं, जो इस्लाम से कहीं मैच नहीं करते, इस्लाम की किसी टीचिंग से नहीं मैच करते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है इससे वो मैच नहीं करते, उनकी जो अदाइश हैं उनसे मैच नहीं करते। ये उन्होंने अपना एक रिलीजन बनाया हुआ है, और यही रिलीजन वो, यही बेसिस वो शेयर करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। जो एक मुनाफों की ऑक्यूपेशनल क्रिमिनल जो एक हुकूमत बैठी हुई है, उसके साथ ये चीज़ वो शेयर करते हैं। मजहब को बेस बना के ये दहशतगर्दी की वारदातों को लेके आगे चलते हैं, और उसके अंदर ये अपनी पॉलिटिकल डिमांड डालते हैं। तो फाटा को खत्म कर दो, तो फलाना कर दो, ये तो हमारे बाप लगते हैं कि ये काम कर दो। उसके ऊपर जो चीजें हैं, जब ये जाके अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ज़ब्त किया था, तो ये तमाम के तमाम अमेरिकन फोर्सेज ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था। इस जो तालिबान की जो ऑक्यूपेशनल नेक्सस वाली क्रिमिनल और मुनाफिक हुकूमत है, ये जब आई, इन्होंने लोगों को रिहा कर दिया। और उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, उस सब में अफगान पेट्रोनेज, उस सब के अंदर अफगान लॉजिंग है। और ये मैं नहीं कह रहा, अभी लेटेस्ट एक यूएन मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल टीम की रिपोर्ट आई है, 36 पेजेस की एक रिपोर्ट है। उसके अंदर उसने अफगानिस्तान का चेहरा बिल्कुल आश्कारा करके रख दिया है कि ये किस तरह दहशतगर्दी के जरिए दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कहती है कि 33 दहशतगर्द ग्रुप हैं अफगानिस्तान के अंदर जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अलकायदा के पांव ये मजबूत कर रहे हैं। अब ये चीज, इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना स्टांस बनाया। जब मुनाफी भारत में था, उसने क्या किया, वहां जब भारत में था और भारत के अंदर जो दहशतगर्दी है, उन दहशतगर्दों का, इन दहशतगर्दों का, जो अपना अजीत कुमार डेविल है, जिसने कहा है कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे, उसने कहा पाकिस्तान में जो लोग लड़ रहे हैं वो किस तरह रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सनरीज हैं, हम उन्हें पैसे देंगे और लड़ाएंगे। तो ये पैसे लेके जो लड़ रहे हैं, इन्होंने फौरन पाकिस्तान की सरहदों पे अगर अपनी फौज को एक्टिवेट किया, उसके साथ फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के भी उतने ही लोग इन्होंने एक्टिवेट किए। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान का, उसके बाद जब ऐसा मौका आता है तो ये उनको अप्रोच करते हैं कि आप अफगानिस्तान के साथ जाके स्पिन बोल्दक में, अपर कुर्रम, लोअर, तो ये जो चीजें उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो उनके साथ स्टांस किया है, और जो पाकिस्तान ने उसके ऊपर तो अपनी टॉक्स में भी, और जो पाकिस्तान ने फिजिकल एक्शन में भी, और जो मिलिट्री एक्शन में जो स्टांस उठाया है, वो यही है कि आप इस दहशतगर्दी को बंद करें और इस दहशतगर्दी की सपोर्ट को बंद करें। तो उसके लिए पाकिस्तान एक ओपन चैलेंज दे के आगे जा रहा है, और वो कहता है कि हम डिप्लोमेटिक स्किल्स भी इस्तेमाल करेंगे और मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी इस्तेमाल करेंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। बेहतर ये है ये चीजें डिप्लोमेसी के जरिए तय हो जाए, क्योंकि वॉर जो है, ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, बिहार में इलेक्शन है नवंबर में, आपको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत जो है वो शायद चेंज हो जाए, या उसको भी टाइम लगेगा? और फिर जो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रवैया है, आप देख रहे हैं कि शायद वो अबूरी हुकूमत जो है वो भी कहीं चेंजिंग के मराइल में आ जाए? जी देखिए, मैं पिछले एक हफ्ते से 2-3 जगह पर कह चुका हूं कि अफगानिस्तान में बहुत चांसेस हैं रजीम चेंज होने के,
और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर सबसे अहम वजह यही है कि अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद है, हक्कानी ग्रुप हैं, दूसरे ग्रुप हैं जो ये समझते हैं कि जिस अंदाज में अबूरी हुकूमत इंडिया की झोली में और इंडिया की पपेट बन गई है, ये खतरनाक है अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होगा। ठीक। दूसरे एंड के ऊपर बड़ी क्लियर है कि बिहार के बाद अगले 6 माह में 8 माह में इंडिया की 5 रियासतों में और इंतखाबात हैं, जी बिल्कुल। 5 बड़ी रियासतों में। जी ठीक है? बिल्कुल। उसकी वजह से मोदी सरकार किसी हालत में भी नहीं चाहती कि वो बिहार में हारे या बिहार में इतनी कमजोर हो जाए कि अगली 5 रियासतें भी उसके हाथ से चली जाएं और कांग्रेस मजबूत हो। मैं नहीं समझता कि अभी एकदम से मोदी की हुकूमत खत्म होगी। ये हो सकता है कि अगर बिहार में बुरी तरह शिकस्त हो और बीजेपी के अंदर दोबारा आवाजें उठें, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मार खाने के बाद आवाज उठी थी कि जी इसकी जगह कोई और वजीर आजम आए। इंटरनल चेंज की बात शायद हो, लेकिन मोदी हुकूमत जो है वो अगले साल तक तो नहीं हिलेगी और इसीलिए वो अगले 5 इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान के साथ मुसलसल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉट परसूट, यानी कि मतलब बॉर्डर जो है, यानी कि ये जो सिचुएशन, तनाव की सिचुएशन है डॉक्टर साहब, आपका कहने का मकसद ये जो तनाव की सिचुएशन है ये मई 2026 तक चलने का इम्कान है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान को इस हवाले से पूरी दुनिया को आगाह भी करना है, पूरी दुनिया को उस मोदी की जो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कि अपनी सियासत को बचाने के लिए पूरे खित्ते के 2-1.5 अरब लोगों को एक जंग में धकेलने की खतरनाक मजमूम कोशिश है, उससे पूरी दुनिया को आगाह करना बड़ा जरूरी है कि एक शख्स का जुनूनीपन जो है, पागलपन, वो किस तरह एक तरफ इसराइल में नेतन्याहू का पागलपन है जो पूरे अरब पेनिसुला को एक खतरनाक तरीन खतरे से दो चार किए हुए है, और दूसरी तरफ मोदी का जो पागलपन है उसके बारे में पूरी दुनिया को आगाह करना बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान की तैयारी जो है वो मुसलसल, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट हमेशा तैयार रहेगी। पाक अफवाज, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम जो लोग हैं वो इस मोदी की जो मक्कार जहनीत है उसको अब समझते हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। जी ठीक। ब्रिगेडियर साहब, सर आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं जो डॉक्टर साहब ने की कि अफगानिस्तान में चेंज ऑफ रजीम हो सकता है और फिर मई 26 तक पाकिस्तान और इंडिया का तनाव रहेगा मुसलसल जब तक वहाँ से इलेक्शन जो से वो सारे हो नहीं जाते? सर शॉर्टली टाइम थोड़ा सर। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज के चांसेस जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी ठीक रखनी चाहिए। ठीक। और पाकिस्तान का ये बयान कैटेगोरिकली आना चाहिए सर कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होता है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अफगान हैं वो जो मर्जी करें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। और ये गालिबन पाकिस्तान ने एश्योर भी कराया है कि डालो हमें कहना चाहिए, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब जंगें जो होती हैं वो इस तरह नहीं होंगी जिस तरह पहले सोची जाती थी। तो अफगान लेट देम डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डू, रजीम चेंज करें या ना करें, पाकिस्तान को अपने स्टांस पे मजबूत करें। बिल्कुल ठीक। और दूसरे वाकई जब इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है तो आपको पता है इट इज फॉट ऑन एंटी पाकिस्तान रिटोरिक्स, और वो नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो हिटलर और मैसोलिनी से भी कमीन और जलील दहशत करता है, उससे तो आप कोई भी चीज तवक्को कर सकते हैं ना। ही कैन सेल एनीथिंग फॉर हिज इलेक्शन, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, तो अपने आप को बेचा हुआ है उसके। इसीलिए आप लोग देखें इंडिया के अंदर लोग उसके ऊपर गुदी मीडिया के ऊपर बाकी लोगों के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसलिए कि उनको उनके मोदी की जो कैरेक्टर फेलिंग है वो तमाम लोगों को इंडिया के अंदर भी नजर आ रही है। जब आप मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपसे बड़ा जलील इंसान कोई दुनिया में होगा नहीं। जी ठीक, आपका पॉइंट आ गया। पूरी कॉन्टिनेंट में, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो चुकी है। आपको पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर सैयद रिटायर्ड गजनफर अली साहब आपका, डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब आपका। नाज़रीन आपने शुरा की गुफ्तगू सुनी। असल में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आप वुसअत क़ल्बी से काम लें, लेकिन नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ये दो ऐसी सियासी शख्सियात हैं जो अपनी सियासी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए दुनिया के अमन के साथ खेल रही है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।